180 ईस्वी में मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के साथ 5 गुड एम्परर्स का समय समाप्त हो गया। इस समय रोम ने जिस स्थिरता और समृद्धि के बारे में जाना था वह नष्ट हो जाएगी। पिछली शताब्दियों की प्रगति खत्म होने लगी। अराजक शासन, आर्थिक संघर्ष, षड्यंत्र और युद्ध अगले युग की विशेषताएं होंगी, जबकि कुछ महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं हुईं और सरकारी उपाय लागू किए गए। वे आमतौर पर पर्याप्त नहीं थे। राजा कौन होगा यह तय करने के लिए खूनी लड़ाइयों के कारण अस्थिरता पैदा हो गई। यह अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयां अंततः शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बनी। 180 ईस्वी और उससे पहले के 200 वर्षों को पैक्स रोमाना के दिनों के रूप में जाना जाने लगा। 200 वर्षों का यह समय रोमन साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा चरण था। रोमन कब्जे वाले क्षेत्रों में धन सबसे अधिक था। साथ ही कला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अविश्वसनीय विकास हुआ था। अच्छे शासकों की एक श्रृंखला ने उस काल की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्थिरता और सुरक्षा लाने में मदद मिली। इसमें 5 गुड एम्परर्स शामिल थे, जिनमें से मार्कस ऑरेलियस अंतिम था। वह एक गहन विचारक माने जाते थे, जो अपने स्टोइक फिलॉसफी के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके शासनकाल में रोम की सीमाओं पर लगभग निरंतर युद्ध देखा गया था, आंतरिक रूप से स्थिति स्थिर और समृद्ध थी। ऑरेलियस का बेटा कोमोडस, जिसे राजा की उपाधि विरासत में मिली थी, बहुत अलग था। उनमें शांत स्वभाव की कमी थी और रणनीतिक सोच भी नहीं थी। संभवतः यह उनके पिता के स्टोइक फिलॉसफी द्वारा निर्देशित कठोर पालन पोषण के विरुद्ध उनके विद्रोह के कारण था। उनके शासन में दुराचार और ज्यादती बढ़ती जा रही थी। खराब एग्रीकल्चर पॉलिसी के कारण बड़े पैमाने पर नागरिक अनाज की जमाखोरी करने लगे, जिससे अंततः बुबोनिक प्लेग की लहर फैल गई। रोम में कॉमोडस ने ग्लेडिएटर्स की लड़ाइयों को बढ़ावा दिया। कई लड़ाइयों में तो पुरानी ऐतिहासिक लड़ाइयों का दोबारा एनैक्टमेंट किया जाता था। अफ्रीका से जंगली जानवरों को लाकर इन लड़ाइयों में पेश किया जाता था। कॉमोडस स्वयं एक ग्लैडिएटर के रूप में कोलोसियम में लड़ने शामिल होते थे। ये सब दिखावे वाली लड़ाइयां होती थीं, जिसमें कॉमोडस का जीतना फिक्स होता था। लोगों की नजरों में इन लड़ाइयों से एक एम्परर की पोजीशन खराब होती जा रही थी। कॉमोडस ऐसे कई काम करता था जो सिर्फ उसके अपने आनंद और मनोरंजन के लिए होते थे। उसके शासन की दिशा उसके पिता के शासन से बिल्कुल अलग थी, जिसमें छोटी सोच और शक्ति के पीछे दौड़ पर ध्यान दिया गया। अपने छोटे से शासनकाल के दौरान उसने कई शत्रु बना लिए थे और 193 ईस्वी तक उसके करीब साथियों ने उसके खिलाफ साजिश रची। उसका बुरा अंत स्नान घर में हुआ, जहां एक कुश्ती साथी ने उसका गला घोंट दिया। कमोडस की हत्या ने एक नई परंपरा को जन्म दिया, जिसमें एम्परर के राज्यकाल छोटे हो गए और शासक अपने ही लोगों के धोखे का शिकार बन गए। उसकी मृत्यु के बाद शुरू हुआ ईयर ऑफ 5 एम्परर्स, जिसमें एक के बाद एक 5 एम्परर आए, जब तक कि सेप्टिमियस सेवेरस एम्परर बने। सेप्टिमियस सेवेरस एक दिलचस्प व्यक्ति थे, जो आज के लीबिया में पैदा हुए थे और जिनका वंश उत्तर अफ्रीका से था। सेवेरस ने सेना में सुधार किया और साम्राज्य के बिखरते प्रभाव को संभालने की कोशिश की। ऐसा खासकर कॉमोडस के दुशासन के बाद बहुत जरूरी था। इसके अलावा उसने कुछ उल्लेखनीय नागरिक योजनाएं शुरू की, जिनमें रोम के अफ्रीका के शहरों के लिए पैसे और बढ़ावा देना शामिल था। साथ ही उसने कमोडस के शासन के पतन और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए भी कोशिश की। इसका परिणाम ये हुआ कि वो आम नागरिकों के बीच काफी लोकप्रिय थे, लेकिन कभी भी रोमन सेनेट के साथ नहीं। इसका एक कारण ये था कि उन्होंने अपनी शक्ति सेना के माध्यम से हासिल की थी। उनकी खुली दुश्मनी सेनेट के प्रति सबको ज्ञात थी। उनके शासन के दौरान कई लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया और मौत की सजा भी दी गई। उन्होंने सेना की स्थिति सुधारी और सैनिकों की तनख्वाह बढ़ा दी। ऐसा करके उन्होंने उनकी वफादारी सुनिश्चित कर ली। ये रोम के लिए इस असंतुलित समय में एक अनमोल उपलब्धि थी।
सेवेरस को शायद सबसे ज्यादा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सेना के अभियानों के लिए याद किया जाता है। 209 से 210 ईस्वी के अपने अभियानों के दौरान उसने हेड्रियंस वॉल के उत्तर कैलेडोनिया तक अपनी सीमाएं बढ़ा दी, किले दोबारा बनवाए और उस भाग में सैनिक तैनात किए जो रोम के कब्जे में एक शताब्दी से नहीं थे। वो इस अभियान के लिए लगभग 50,000 सैनिकों के साथ रवाना हुए। साथ ही एक विशाल नौसेना भी थी जो ब्रिटिश तटरेखा और नदियों के माध्यम से उसके सैनिकों के साथ आगे बढ़ी। सेवेरस ने एक मोबाइल सपोर्ट और रीसप्लाई सिस्टम का उपयोग किया। ये एक रणनीतिक रूप से समझदार और महत्वाकांक्षी योजना थी। उसका लक्ष्य था आज के स्कॉटलैंड के उत्तर में आगे बढ़ना और वहां ट्राइब्स को हराना। ये रोमन शासन को मजबूत करने के लिए थी और व्यक्तिगत स्तर पर एक बुजुर्ग एम्परर के लिए और अधिक वीरता का प्रमाण देने की खोज। जब उन्होंने रोम की विशाल सेना को आते देखा तो ट्राइब्स ने पहले दूतों के माध्यम से शांति की कोशिश की, लेकिन युद्ध की इच्छा रखते हुए सेवेरस ने मना कर दिया और अपनी सप्लाईज की तैयारी के बाद मायाटे और कैलेडोनियन ट्राइबल क्षेत्रों में एंटोनाइन वॉल के पार आगे बढ़ गया। अक्सर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थीं, जहां रोमन सेना पर संकीर्ण घाटियां या दलदलों को पार करते समय घात लगाकर हमला किया जाता था। एक सच में भयानक अनुभव होता होगा रोमन सैनिकों के लिए जब वो ट्राइब्स को पूरी वॉर पेंट में देखते होंगे। जब वो गहरी घाटियों के किनारे से उनकी तरफ आते थे, हवा युद्ध के नारों से भरी होती होगी। इनमें से कई मुकाबले रोमन अपने अनुशासन और मजबूत फॉर्मेशंस के बल पर जीत जाते। अपनी ट्रेनिंग का पालन करते हुए वो जल्दी से एक रक्षा रेखा बनाते जो दुश्मन को पीछे ढकेल सके, और वो अपनी तलवार ग्लेडियस के माध्यम से अपनी ढाल की रेखा के पार से लड़ते और ट्राइबल्स को मार गिराते। हालांकि दूसरे मौकों पर जब सेवेरस ने उत्तर की तरफ मूव किया तो सेना को सप्लाई की समस्या आई और वो छोटे ग्रुप्स में बिखर गई। इन छोटे रोमन सेना के ग्रुप्स को दुश्मन आसानी से टारगेट करने लगा। रोमन इतिहास और इतिहासकार कैसियोदियो ने तो ये भी बताया कि फौज के कुछ समूहों ने आत्महत्या कर ली ताकि वे उग्र ट्राइब्स के हाथों में ना आ जाएं। ये ट्राइब्स रोमन सैनिकों के टॉर्चर और हत्या के लिए मशहूर थीं। कुछ सफलता के बावजूद उत्तर में ट्राइब्स को काबू में करने का अभियान बहुत ही मुश्किलों वाला था। 210 ईस्वी की कठोर अंग्रेजी सर्दी में सेवेरस बीमार पड़ गया था। इससे भी बुरा ये हुआ कि पहले अभियान में जिनको उसने काबू में किया था वे ट्राइब्स अब फिर से बगावत पर उतर आए। ऐसे में सेवेरस को अपने अस्थिर बेटे काराकाला को अभियान की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। सेवेरस ने अपने बेटे को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया और कहा, किसी को भी पूरी तबाही से बचने मत देना। मां के गर्भ में जो शिशु हो तो उसे भी पूरी बर्बादी से बचने मत देना। इस तरह की अंधी हिंसा उसके अभियान की प्रगति से लेकर असंतोष और अपनी व्यक्तिगत महिमा के लिए किसी भी कीमत चुकाने की इच्छा को दिखाता है। सेवेरस का निधन 211 ईस्वी में यॉर्क, आज के इंग्लैंड में हुआ और वह अपने अभियान के बाद कभी रोम वापस नहीं गया। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे काराकाला और गेता को को-रूलर्स बनने का निर्देश दिया, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। काराकाला, जो सबसे बड़ा और ज्यादा अनुभवशाली था, उसने अपने भाई को एक योजना के अंतर्गत मार दिया। गेता को एक शांति बैठक के लिए उनकी मां के कक्ष में बुलाया गया, जहां उसके रक्षक उसके साथ नहीं थे। काराकाला के आदेश पर एक सेंचुरियन ने गेता की हत्या कर दी। खूनी तरीके के बावजूद काराकाला को अब वो पूरी शक्ति मिल गई थी जिसका उसने सपना देखा था। काराकाला का शासन 209 से 217 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद मैक्रिनुस आया, जिसका शासन सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा रहा। इसके बाद आया विवादास्पद एलागाबालुस। एलागाबालुस काराकाला का चचेरा भाई था। वह रोमन रीति रिवाजों को नजरअंदाज करता था और उस पर सेक्सुअल डिविएंसी के आरोप लगते थे। एलागाबालुस के 4 साल के राज के बाद अलेक्जेंडर का राज शुरू हुआ, जो काराकाला का बेटा
और सेवरन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। अलेक्जेंडर की दादी मायसा को लगता था कि उसमें राज करने और सेना का समर्थन जीतने की ज्यादा क्षमता है, खासकर एलागाबालुस के मुकाबले में जो दिन ब दिन अलोकप्रिय होते जा रहे थे। अपनी पोजीशन बचाने के लिए मायसा ने एलागाबालुस को कहा कि वो अलेक्जेंडर को गोद ले ले और फिर एलागाबालुस की हत्या करवा दी ताकि अलेक्जेंडर गद्दी संभाल सके। अलेक्जेंडर का राज 222 ईस्वी से 235 ईस्वी तक चला, जो उस समय के लिए काफी लंबा माना जाता है। इस दौरान कुछ समझदारी भरी नीतियां लागू की गईं और शासन का एक संतुलित तरीका अपनाया गया। अपने जीवन में अलेक्जेंडर अपनी दादी मेसा की सलाह पर निर्भर रहे, जो 224 ईस्वी में गुजर गई, और उनके बाद मां जूलिया मामाया पर भरोसा किया। इसके बावजूद अलेक्जेंडर के समय पर सेना कमजोर पड़ गई थी। इसके कई कारण थे। एक तो प्रेटोरियन गार्ड, जो कि रोमन एम्परर के रक्षक थे, उनके अंदर अनुशासन की कमी आ जाना। दूसरा, सेवेरस के ब्रिटिश अभियानों में सोल्जर्स और सप्लाईज का भारी नुकसान होना था। साथ ही कमोडस के समय रोम और दूसरे प्रांतों में आए प्लेग का जनसंख्या पर बड़ा बुरा असर हुआ था। जो भी हो, अलेक्जेंडर और उनकी सेनाएं 229 ईस्वी से रोम की पूर्वी सरहदों पर ससानिड खतरे के साथ उत्पन्न होने वाले गंभीर संघर्ष के लिए खास तौर पर तैयार नहीं थे। सासानियंस एक खतरनाक दुश्मन थे। ससेनियंस ने हाल ही में अंतिम पार्थियन राजा को हराया था, जिसके साथ रोम के अच्छे संबंध थे। अब ससेनियंस पुराने शासकों जैसे जर्क्सीज और डारियस के समय देखी गई पर्शियन एम्पायर की शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इससे रोम के मेडिटेरेनियन की पूर्वी सरहदों पर उनका टकराव होना निश्चित था। सासानिड के सीरिया और अन्य क्षेत्रों में हमले होने लगे और इसने रोम से इसके जवाब की जरूरत दर्शाई। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को एकत्रित किया और व्यक्तिगत रूप से इस पूर्वी अभियान में उनकी अगुवाई की। अंततः 232 ईस्वी में लड़ाई में दुश्मन का सामना किया। रोमन लीजनरीज अब एक आदिकांश घोड़े पर सवार दुश्मन का सामना कर रहे थे, जो कि धनुष बांध पर ज्यादा महत्व रखते थे। मंगोल सेनाओं से अधिक समानता रखने वाले सासनिड्स ने रोमन सेनाओं के लिए नई टैक्टिकल चुनौतियां पेश की। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग जगहों पर दुश्मन का सामना किया। एक खराब रणनीतिक चाल में दक्षिणी भाग ने लगभग पूरे ससानिड बल का अकेले सामना किया और उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। इसने अलेक्जेंडर को अंततः रोम की तरफ वापस जाने पर मजबूर किया, जिसके बाद सेना का मनोबल बहुत खराब हो गया। इस अभियान ने कुछ क्षेत्र को वापस ले लिया, जिसका सासानिड्स ने 229 ईस्वी में अपने पहले हमले में कब्जा किया था। इसलिए अलेक्जेंडर अभी भी इसे एक तरह की जीत के रूप में दिखा सका। जैसे ही सासानिडी खतरे की घड़ी गई, 233 ईस्वी में एक और, शायद और भी बड़ा खतरा उभर रहा था। जर्मनिक ट्राइब्स अब दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे और रोमन क्षेत्र पर दबाव बढ़ा रहे थे। गॉथ्स और अलेमानी विशेष रूप से रोमन जर्मनिया में गहरे हमले कर रहे थे। हमलों की बढ़ती हिम्मत को अलेक्जेंडर की कमजोरी का संकेत माना जा रहा था, जो कि उसके सासनिड अभियान से वापस आए सैनिकों में पहले से ही एक विषय था। हालांकि अलेक्जेंडर ने जर्मनिक एडवांस को कम करने के प्रयास किए, लेकिन ये अस्थायी साबित हुए। कुछ समूहों को शांत करने के लिए ट्रिब्यूट फंड्स का इस्तेमाल करना, साथ ही शांति समझौतों की तलाश करने से रोमन सेना में अशांति फूट पड़ी और अलेक्जेंडर की हत्या 235 ईस्वी में कर दी गई। जर्मनिक ट्राइब्स का खतरा सिर्फ अलेक्जेंडर का पतन नहीं था, बल्कि ये आने वाले समय में रोम के पतन का कारण बनेगा। अब रोम 3 सदी के संकट में प्रवेश कर रहा था। सुरक्षित सीमाएं और आंतरिक शांति अब काफी नहीं थे रोम को स्थिर रखने के लिए।